अस्सलाम वालेकुम। ये नासिर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नासिर। ये आज की जो वीडियो है ये राइट ब्लड प्रेशर एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है वोकैब के हवाले से जो आपके सिलेबस में है, तो उसमें मैंने तकरीबन सारी वोकैब को काबू करने की कोशिश की है। आज में कुछ बच्चों ने देखा होगा उसको, तो इंशाल्लाह उससे कुछ न कुछ फ़ायदा आपको हुआ हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि ये मेरी बुक है पिछले 18-20 साल से मार्केट में, इंग्लिश विद डिफरेंस, इंग्लिश विद डिफरेंस, डॉक्टर नासिर महमूद के नाम। अगर आप इस बुक को ले लें तो उसका आपको फायदा ये होगा कि जो भी हम यहाँ बातें करेंगे उसकी प्रैक्टिस के लिए ये एक ऑथेंटिक बुक है। इसमें 100% बहुत फायदे से आपको पेपर आना। एक बात है नीचे 4 ऑप्शन, ठीक हो गए? तो ये आप देख रहे हो इंग्लिश विद डिफरेंस, डॉक्टर नासिर के नाम। बाकी रहेगी बात कि जो आपने देखा होगा यूएचएस का जो नया सिलेबस आया 2020 का, उसमें उन्होंने ग्रामर के एक तो वोकैब का पोर्शन है, वो तो हमने इंशाल्लाह उसको करा पहले। ग्रामर के हवाले से वो 4-5 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। उन्होंने 4-5 पार्ट्स बनाए हुए हैं, आपने देखा ही होगा सिलेबस, लेकिन मैं इसका फ्लिक थ्रू कर देता हूँ हल्का सा। एक तो टेंसेस के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, फ्रैगमेंट्स, एक सेक्शन ये है। अगले में एक ही चीज है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तीसरे सेक्शन में उन्होंने आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस के हवाले से पूछते हैं, और ये सारी बातें मैंने इस बल्कि मजीद भी बुक में हर चीज को कवर किया हुआ। तो आपकी ये जो बुक है कि आपकी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ऊपर तो जा सकती है, उससे नीचे, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए प्लीज वो कर लें आप। बाकी आपके पास जो भी आपके पास स्टार अकेडमी के अच्छे होते हैं नोट्स, उससे देख। आगे है फिर कैपिटलाइजेशन या पंक्चुएशन के हवाले से, और फिर आगे कुछ है कि आपकी रिटन टेक्स्ट में जो मिस्टेक्स होती हैं, फर्ज क्या राउंड ऑन सेंटेंस क्या होता है, कॉमा स्प्लाइस क्या होता है, फॉल्टी कोऑर्डिनेशन क्या होती है, बातें तो बेशुमार हैं। इसके लिए वैसे कई लेक्चर्स चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज के एक लेक्चर में इस सारे को किस कर, ठीक है? और अभी वीडियो देख लें, दावा नहीं करता हूँ, आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं हो। क्योंकि बात होती है सारी कॉन्सेप्ट की, चीज़ अगर आप समझ लें, चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं। हम चीज़ों को रटते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और हमें पता नहीं होता गलत किस बुनियाद पर, ठीक? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। उसमें जो है पहले सेक्शन से, उसमें जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस के हवाले से, तो सब आपको पता ही ये करने की जरूरत तो नहीं है, तो थोड़ा सा हम खाका बना लेते हैं कि 3 टेंसेस होते हैं, ठीक? लेकिन वो आपका ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस पर, प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस और पास्ट में, ठीक हो गए? ये सब बच्चों को तकरीबन ये चीज़ समझ आती है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ख्याल ये करेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन उस वक्त होता है जब जो है वो इसकी टाइप्स के हवाले से जब हम बात करते हैं। फर्स्ट के आप सबको पता ही है जी, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक? बचपन से आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, वही बच्चों वाली बातें, ठीक हो गए? इसमें हम क्या लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर कभी एस के ई एस का इजाफा करते हैं। ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये असल में एक्टिव वॉइस, इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये एक्टिव वॉइस में। अब इसी की जब पैसिव वॉइस आ जाती है, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमने बचपन से एक्टिव और पैसिव को अलहदा पढ़ा होता है, अलहदा नहीं पढ़ना है। अब अगला फर्ज के ये पैसिव है, इसी टेंस का अगर पैसिव वॉइस है पीवी, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आपको पता ही है, फिर उसके आगे किसी का जिक्र आएगा, पहले ऑब्जेक्ट हो गया, उसके आगे फॉर्म कौन सी होगी जी, थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया? वो आपकी थर्ड फॉर्म। इसमें थोड़ा ख्याल रखें, इसमें स्टूडेंट अक्सर गड़बड़ करके आते, ठीक? प्रेजेंट डेफिनेट का अगला सेंटेंस में वो कौन से, प्रेजेंट, आप सबको पता ही है, कंटिन्यूस, बच्चों वाली बात है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। इसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वही वर्ब, हाँ, की फर्स्ट फॉर्म, और उसके आगे आएंगे, इसे बचपन से आप पढ़ रहे हो, ये वैसे आपकी उसके लिए गानों करने की जरूरत नहीं। ये एक्टिव वॉइस का स्टाइल है। पैसिव में थोड़ा सा ख्याल रखना, प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं जी, पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज, एम,
جی از لگے گا نہیں، بلکہ اس میں لگے گا از بینگ یا ایم بینگ یا آر بینگ، ان میں سے کوئی ایک لگ جائے گا. اور ساتھ آپ سب کو یہ بچپن سے ہی پتا ہے کہ ہم فارم کون سے لگاتے ہیں؟ تھرڈ فارم. پیسو وائس میں ایک اسٹینڈرڈ رول کی وی آلویز یوز تھرڈ فارم. ٹھیک ہو گیا، یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہو گیا. تیسرا جو آپ کا ٹینس ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ، سب کو پتا ہے. اس کی ایکٹیو کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، ظاہر ہے ہم کے اسٹوڈنٹ سے ماشاء اللہ اچھے اسٹوڈنٹ. اے وی میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ ایکٹیو وائس میں پہلے ہم لگائیں گے سبجیکٹ، پھر ہم لگائیں گے ہیز، ٹھیک، یا ہیو لگائیں گے، اور اس کے ساتھ لگائیں گے تھرڈ فارم. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پرفیکٹ میں ایکٹیو اور پیسو دونوں میں ہی تھرڈ فارم. اگر ہم اس کی پیسو کی بات کریں، پیسو میں کیا ہوگا اس کی؟ جی پہلے ہم لگائیں گے آبجیکٹ، بظاہر آبجیکٹ بن جاتا ہے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ فارم کون سی ہوگی؟ اس کے آگے کوئی یہ ہیلپنگ ورب میں سے کوئی ہوگا، یعنی کہ ہیز بین یا ہیو بین. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ تھرڈ فارم وہ تو ہے ہی، ہیز بین، ہیو بین وغیرہ تھرڈ فارم. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس میں تھوڑا سا آگے چلیں، پہلے انڈیفینٹ کوئی اگر ہم لے کے چلیں تو اس میں اگلا کیا ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یہ تھوڑا سا میں اس کو آگے لے جا رہا ہوں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں کیا ہوگا؟ آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، جب پرفیکٹ اور کنٹینیوس دو الفاظ اکٹھے آ جائیں تو اس کی پی وی نہیں ہوتی. اس میں لاجک کیا ہے وہ بات تھوڑا لمبی ہے، پھر آپ اس بات کو سمجھیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ایک ہی اسٹائل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 4 ہو گیا. اس میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ پہلے لگاتے ہیں جی، چونکہ پیسو نہیں اس سے پہلے سبجیکٹ، پھر وہی ہیز بین، شاباش، ہیو بین، ساتھ فرسٹ فارم اور ساتھ آئی. ٹھیک ہو گئی. تو یہ سمپل سی بات ہے پہلے انڈیفینٹ کے حوالے سے. کلیئر ہو گئی بات؟ پاسٹ ٹینس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، اس میں بھی بس خیال یہی رکھنا ہے، ایکٹیو کے سینٹینسز ہوتے ہیں سب بچوں کو پتہ ہوتے ہیں، پیسو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسو میں میری فرق کیا ہے؟ ایکٹیو میں سارا زور ایکٹر پر ہوتا ہے، پرفارمر پر. پیسو میں دا ہول اسٹریس از آن ایکشن. جب کرنے والے کو آپ اٹھائیں تو جملہ ایکٹیو ہوگا، اور جب ہم کام کو اٹھائیں تو پیسو ہوگا. پاسٹ انڈیفینٹ کا اگر ہم اسٹرکچر لکھیں، نمبر 1 کیا ہوگا؟ پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ ٹینس میں پہلا ٹینس ہے پاسٹ انڈیفینٹ. اس کی پہلے ہم لے لیتے ہیں اے وی ایکٹیو وائس. اب سب کو پتہ ہے کیا لگاتے ہیں؟ پہلے سابجیکٹ لگاتے ہیں، پھر سیکنڈ فارم. ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، آپ سب جانتے ہیں. سیکنڈ فارم آف ورب، یہ تو سب بچوں کو پتہ ہے. لیکن اس کی جب پیسو آتی ہے پاسٹ انڈیفینٹ، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن دیکھنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے آبجیکٹ ہوگا، پھر فارم کون سی ہوگی؟ ہاں، فارم سے پہلے کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہم واز ورڈ لگاتے ہیں اور ساتھ لگاتے ہیں تھرڈ. یہ چیزیں ایم گریڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے نئی نہیں، آل آف یو آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا ٹینس لیں، دیٹ از پاسٹ کنٹینیوس. ٹائم تھوڑا سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس میں اگر ہم اس کی اے بی کو لیں، آپ سب کو پتہ ہے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر واز یہ ورڈ آئے گا، اور اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ انگ فارم آئے گا. ٹھیک ہے. پیسو میں کیا ہوگا؟ پہلے آبجیکٹ آئے گا، پھر واز کے آگے جیسے ہم نے وہاں پیچھے بات کی از بینگ، یہاں ہو جاتا ہے واز بینگ، سمپل سی بات، یا ورڈ بینگ. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ تھرڈ فارم دیٹ انڈرسٹوڈ، وہ تو ہے ہی ہے تھرڈ. یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. اگلا ٹینس کون سا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ. یہ بھی سمپل صحیح ہے. اس میں جو اے وی ہے ایکٹیو وائس ہے، جس میں یعنی کہ پرفارمر امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ پہلے سبجیکٹ، پھر ہاتھ. ٹھیک ہے. اور ساتھ تھرڈ فارم. یہ نئی بات نہیں، آپ سب جانتے ہیں. اگر اس کی پیسو وائس پھر کیا ہوگا؟ پہلے آبجیکٹ ہوگا، پھر ظاہر ہیڈ بین بن جائے گا، اور تھرڈ فارم تو آپ سب جانتے ہیں وہ تو پیسو میں ہوتی ہی ہوتی ہے. ہو گئی.
अगला कौन सा टेंस आ गया? नंबर 4, past perfect दैट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वही बच्चों वाली बात जो बचपन से सुन रहे हैं कि परफेक्ट और कंटिन्यूस जब दो अल्फाज इकट्ठे आ जाएं तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं होती। ठीक होगी? पैसिव वॉइस नहीं होती, एक ही स्टाइल होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हाइड बेन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चीजों को समझने की कोशिश करें, उसमें ये नहीं कि बड़े नफीस अंदाज से कुछ लिखी है तो बड़ी खास है। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट? तो ये हल्का सा आपके टेंसेस के हवाले से मैंने थोड़ा सा खाका बनाने की कोशिश की। ठीक हो? सिंस फॉर का यूज नहीं होगा परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट? दिस इज पास्ट परफेक्ट जी, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में Yes. सिंस और फॉर का यूज है। हाँ, वो तो मतलब जो है बिल्कुल होता है, उसको थोड़ा देख लें। अब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कभी सेंस लगाते हैं, कभी फॉर लगाते हैं, तो कभी इस अंदाज की थोड़ी सी गलती आ जाती है। सेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि डेफिनेट पॉइंट आप किसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। फर्ज किया कि मतलब ये है, फर्ज किया हाँ यार संडे से हम ये काम कर रहे हैं, 2 AM से ये काम कर रहे हैं, कोई भी डेफिनेट पॉइंट। तो फॉर का आपको पता है, ये यूज फॉर की ड्यूरेशन शो करता है। ये ड्यूरेशन शो करता है कैसे? मतलब हम कहते हैं 2 years 2 साल, राइट? 1 month, या इस तरह की कोई भी चीज। अरसा, यहाँ अरसे की बात तो हम ये लगाते हैं, और यहाँ एक मखसूस पॉइंट ऑफ टाइम, वो इतवार का दिन हो, 2 बजे का दिन हो, नाइट हो, मखसूस अभी कभी उस वक्त। क्लियर? अगली जो चीज है ये तो आप सब माशाल्लाह जानते ही, मैंने वैसे इसका खाका बनाने की कोशिश की। इसमें मैं सॉरी इसमें जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट की, मैंने ऑब्जेक्ट के आगे तो इज अंडरस्टूड के जाहिर इसके आगे कुछ तो आएगा ना, इज आएगा, ऑब्वियसली वो आएगा ना, एम आएगा या आर आएगा, फिर ये थर्ड फॉर्म का टच है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। अगला जो है हमारी जो सेक्शन 1 का अगली चीज है वो क्या है, मुझे बताएंगे नेक्स्ट में। 4 types of sentences. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगला इसका थोड़ा सा हिस्सा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की टाइप्स क्या होती है? तो वैसे सेंटेंस की टाइप्स कई अंदाज से हम ला सकते हैं, ठीक, लेकिन जो पेपर में ज़्यादा आपसे पूछ रहे हैं वो इस अंदाज से पूछ रहे हैं कि नीला मॉडल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में वो ले रहा है कि जो ये थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक को हम कहते हैं कंपाउंड, आमतौर पर इसमें से पूछते हैं, तो एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कम कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के साथ कंपाउंड। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ करके आते हैं। ठीक, अब देखिए बड़ा क्लियर है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल। सिंपल सेंटेंस क्या होगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, एक आइडिया होगा, एक आइडिया, ठीक होगी। इसमें एक सब्जेक्ट होगा, ठीक होगा, और दूसरी बात है सब्जेक्ट जो है वो एक होगा और प्रेडिकेट एक प्रेडिकेट, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी एक होगा और प्रेडिकेट भी एक होगा। बात समझ आ रही? प्रेडिकेट का लफ्ज़ी मतलब होता है किस चीज के बारे में कहना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से मुराद है कि व्हाट एवर सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए प्रेडिकेट होता है। फर्स्ट के मैं कहता हूँ ही हैज नॉट बीन कोऑपरेटिंग विद अस, इसमें आप समझ सकते हो कि ही सब्जेक्ट है आपको, बाकी सारा प्रेडिकेट। ठीक, तो इसमें यानी कि सिंपल सेंटेंस में एक आइडिया होगा, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा ये होता है कि इसमें जाहिर बातें ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें पहली बात इसमें क्या होगी, एक तो इसमें
इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ये आगे एक टॉपिक है क्लॉजेज की टाइप्स, उसमें हम इसको अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और साथ डिपेंडेंट, इन दो को मिला के बनेगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। यानी क्या मतलब हुआ कि इसमें शर्त क्या है, एक ये होगी इंडिपेंडेंट, दूसरी ये होगी डिपेंडेंट। ये दो चीज कॉम्प्लेक्स की, इसकी जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आगे थोड़ी बात कर लेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तीसरा है कंपाउंड। कंपाउंड का थीम क्या है, इसमें पहली बात है इसमें दोनों जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें जो क्लॉजेज हैं दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ठीक हो गई, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो है कॉम्प्लेक्स कम कंपाउंड, जैसे नाम से जाहिर है, इसको बात को हम कहते हैं मिक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं, मिक्स सेंटेंस। तो जाहिर है इसमें ये मतलब इनको मिला के बनेगा, इसको और इसको। तो इसमें आप खुद गैस कर सकते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा। हो सकता है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज 2 हों, ये हो सकता है ना, इसमें क्या हो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और साथ 1 डिपेंडेंट, एक ये पॉसिबिलिटी। या इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे खुद गैस कर लो क्या हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी कि 2 डिपेंडेंट हैं, 2 डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और साथ उनके इंडिपेंडेंट, ये मिक्स बनेगा प्लस 1 इंडिपेंडेंट, इस तरह की चीज बनेगी, ठीक हो गया। तो ये हैं आपके ये बेसिक जो है टाइप्स। ये जो हम टॉपिक्स करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा, ये ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स के मिक्स होगा इन दो, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कॉम्प्लेक्स की, इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और कंपाउंड में कम यानी कि 2 इंडिपेंडेंट रोल, ठीक। अगला देखें क्या है टॉपिक, कंडीशंस। कंडीशन से पहले हम जो है वो क्लॉजेज की टाइप्स ऑफ क्लॉजेज फ्रैगमेंट्स। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आपका एक टॉपिक है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसकी बुनियाद पे आप अगली बातों में आराम से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज के क्लॉजेज की टाइप्स क्या होती है, ठीक हो, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। पहली बात भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर कि क्लॉज होती क्या है, पहले ये समझें। तो क्लॉज क्या होती है, a combination of words that gives complete sense, यानी कि लफ्जों का ऐसा मजमूआ जिसका complete meaning, a combination of words that gives complete sense, ठीक हो गया, that gives complete sense। यानी कि इसको आम जुबान में यूं कह लें कि ये जुमला सा होता है, इसको हम 100% जुमला तो नहीं कह सकते, बात टेक्निक गलत हो जाती। एक लफ्जों का ऐसा कोई ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग उसे क्लॉज कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, वी गो देयर, आप देख लें इसमें मीनिंग क्लियर है कि नहीं, यानी क्लियर हो रहा है। तो हम कहते हैं ये एक लिहाज से सिंपल सा सेंटेंस है और दूसरे एंगल से एक क्लॉज, ठीक हो गया। अब क्लॉजेस की अगर क्लासिफिकेशन करें, आपने कहीं पढ़ा ही होगा, क्लॉज जैसे हमने पीछे जिक्र किया कि 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट। तो आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फर्क क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद ये है कि एक क्लॉज है और उसका कंप्लीट मीनिंग, यानी कि ये अकेले भी हो तो इसका अकेले भी अपना मीनिंग रखती है, ठीक हो गया। अकेले भी हो तो अपना मीनिंग इसका कंप्लीट, ये है इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट इस नाम से जाहिर है, ये किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड करती है, क्लॉज पे डिपेंड करती है। अब मैं फर्ज के आपसे कहता हूँ डिपेंड करती है, ठीक। अब इन क्लॉजेज के मुख्तलिफ नाम हैं। इंडिपेंडेंट को कभी हम कहते हैं चीफ क्लॉज, कभी हम कहते हैं मेन क्लॉज,
कभी हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, तो उस चक्कर में आप ना पढ़ें। डिपेंडेंट के लिए कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाम बहुत चलता है, पूछ सकते हैं जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक होगी सबऑर्डिनेट। अब जैसे फर्ज के मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ when ever he comes, तो जब भी आता है he creates problems, वो मिसाइल करे करता है। अब देख लें इसमें दो हिस्से हैं, आप देख लो एक ये है। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें डिपेंडेंट कौन सी है, तो डिपेंडेंट वो होगी जो अकेली है, उसका मीनिंग कंप्लीट ना हो, तो आपको गैस करना ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट। अगर कहीं लिखा हो ही क्रिएट्स प्रॉब्लम, कहते हैं इसको तो कंप्लीट मीनिंग बन रहा है, हम इनको आपस में ना जोड़े, इसको लहजा देखिए ही क्रिएट्स प्रॉब्लम का कंप्लीट सेंस है। लेकिन फर्ज के ये लिखा हो कि व्हेनेवर ही कम्स, तो हम कहते हैं इस बात का क्या हुआ, क्या इसका मतलब क्या हुआ, व्हेनेवर ही कम्स ये सी है डिपेंडेंट क्लॉज, और ही क्रिएट्स प्रॉब्लम ये आईसी है इंडिपेंडेंट। अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपका हाथ खुल जाएगा, ठीक। तो क्लॉजेस का बेसिक आपको इस चीज का पता होना चाहिए। वैसे तो क्लॉजेस की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन इतनी गहराई में वो नहीं जाते। डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है, नॉन डिफाइनिंग क्या होती है, बस आप इस हद तक इसको लेते, ठीक। नेक्स्ट देखें फ्रेगमेंट्स या कंडीशनल्स। हाँ, अब इसमें व्हाट विल टाइम 25 minutes। अभी हमने आपको एक चीज दी हुई है फ्रैगमेंट, इसका जिक्र किया हुआ। तो फ्रैगमेंट से पहले थोड़ी सी आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, दो चार चीजें कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वर्ड, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और फ्रैगमेंट या सेंटेंस फ्रैगमेंट, और इसके आगे आती है क्लॉज, ठीक। इनका थोड़ा सा खाका होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड होते हैं, फ्रेज यानी कि लफ्जों का ऐसा मजमूआ है जिसका लफ्जों का ऐसा मजमूआ जिसका क्या हो, जिसका नामुकम्मल इनकम्प्लीट नहीं, नामुकम्मल मतलब ये फ्रेज। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ इन अ वे, राइट, अप टिल नाउ, ये फ्रेज दो या तीन, दो से ज्यादा अल्फाज जिसका मीनिंग थोड़ा सा इनकम्प्लीट, ठीक। फ्रेजल वर्ब जो है एक ही चीज है, हो सकता है आपसे थोड़ी बात आपको पता फोर्स थोड़ी आगे भी चली जाती है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा फ्रेज है, ऐसा फ्रेज जिसमें मेन लफ्ज जो है वो क्या हो, ऐसा फ्रेज जिसमें अहम जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो कौन है, वो वर्ब है, वर्ब। मसलन कोई भी ऐसा फ्रेज जो कि होल फ्रेज हमें दो या तीन से ज्यादा अल्फाज है, बड़ी फ्रेजल वर्ब है। फर्स्ट किया टेक इन, लुक आफ्टर, समझ आ रही बात। इसमें अगर और करें मेन लफ्ज तो ये है ना, तो ये है फ्रेजल वर्ब। लेकिन जो उन्होंने आपको दिया हुआ आपके उसमें कोर्स में वो है सेंटेंस फ्रैगमेंट या फ्रैगमेंट। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। फ्रैगमेंट हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ना जुमला हो ना फ्रेज हो, बल्कि बज़ाहिर वो चीज जुमला लगे लेकिन असल में जुमला ना हो, मतलब लफ्जों का ऐसा मजमूआ जो बज़ाहिर सेंटेंस लगे, बज़ाहिर सेंटेंस लगे लेकिन असल में जुमला ना हो, असल में जुमला ना हो। यार मार सेंटेंस फ्रैगमेंट है ऐसा एक्सप्रेशन that looks like a sentence but that is actually not a sentence। बात समझ आ रही? इसको अक्सर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। अब इसमें आपने देखी सेंटेंस फ्रैगमेंट से क्या होना है, फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ टू कंट्रोल द current wave of coronavirus। अब देखिए फर्स्ट क्या, इसको तेजी से देखें,
वन फेज की एक सेंटेंस, लेकिन अगर उसका तर्जुमा करें तो ये बन रहा है कि मौजूदा जो हालिया कोरोना वायरस की लहर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कहते क्या, इट इज स्टिल नॉट क्लियर कि क्या, ये जो चीज है ये सेंटेंस फ्रैगमेंट, ठीक, यानी कि ये ना जुमला है ना ये फ्रेज है बल्कि उससे हटकी चीज है। तो क्लॉज के हवाले से हम पीछे बात की है। क्लॉज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, लफ्जों का ऐसा मजमूआ जिसका मुकम्मल मतलब ना, तो मुकम्मल से बड़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, डिटेल ना भी हो, फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ वीक हो, तो ये क्लॉज है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसके आगे प्रेडिकेट। तो वैसे भी आपको पता है क्लॉज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, प्रेडिकेट से भी कंफ्यूज ना हो, बस ये देखिए कि उसमें अगर सब्जेक्ट मौजूद है और मेन वर्ब मौजूद है तो हम कहते हैं ये क्लॉज है। इसमें अगर आप देखो ये दूसरे मौजूद है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब, तो टेक्निकली क्लॉज क्लियर हो गई। अगला जो आपका इसी सेक्शन में जो चीज है वो है कंडीशनल। इसमें से पेपर में 3-4 सवाल आते ही जाते हैं। कंडीशन सेंटेंसेस क्या होती है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। अब इसकी ज़्यादा तफसील में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो बाका से बनाने की कोशिश करूँ, अगर आप उसको ले लें तो हम श्योर कि इंशाल्लाह आपको मसला नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको पता है सिलेबस में चीज़ें बेशुमार होती हैं, लेकिन बात पर फोकस आमतौर पर कुछ मकसदों पर ज़्यादा होता है। तो इसको देखने ये है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। अब इनका मतलब क्या है कि ऐसे मतलब सेंटेंसेस में आप कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई शर्त लगाते हैं कि अगर फलां चीज होगी तो फलां होगा, अगर आप आ जाते तो फलां चीज हो जाती। ये बिल्कुल बच्चे वाली चीज है, लेकिन अक्सर लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें सिर्फ आप ध्यान में रखें कि 3 तरह की कंडीशन होती है, 3 तरह के कंडीशनल्स होते हैं। ओपन कंडीशनल्स, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन कह रहे हैं, और पेपर में इसमें से उन्होंने काफी ज्यादा पूछा आंसर, ठीक हो, आंसर पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है। अब इसका बुनियादी थीम क्या है? इसका बुनियादी थीम वही है कि ओपन कंडीशन में क्या होगा। मैं सिर्फ उसका स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। इसमें 2 हिस्से होंगे, ठीक, आप इसे ध्यान में रखना है, 2 हिस्सों में लेके कैसे चलना, और एक्टिव और पैसिव को ध्यान में रखना, ठीक। जो भी टेंस है उसमें आप क्या कहेंगे, ओपन कंडीशन में क्या कहेंगे। आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि पहले हिस्से में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंसेस का तो आपको आइडिया है ही है ना। ओपन कंडीशन में पहले हिस्से में हम लगाएंगे ये वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्या हम कहना चाहते हैं, अगर वो आपको पता ही है कि उसमें स्ट्रक्चर बनता क्या है, वही गा और गा, अगर वो आएगा तो मुझे बता दूंगा। पहले हिस्से में आपने ये लगाना है, और अगर ये पैसिव है पहला हिस्सा तो फिर पैसिव वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे, लगाना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑब्जेक्ट प्लस, जैसे मैं पीछे बात की जी, इज, एम, ऑन और साथ सर्व, ठीक, ये है ओपन कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक। अगला अगर आप देख लिया ओपन कंडीशन में, ये तो इसका हो गया बुनियादी सा स्ट्रक्चर। इसकी सिंपल सी मिसाल में करो, अगर वो आएगा तो मैं बता दूँ, ठीक हो, ये तो बुनियादी हो। लेकिन आप इसमें ख्याल क्या रखना है कि ये जो हमने बात की है जो है ए बी और पी, ये असल में हमने कहा पहले हिस्से की है, इसमें हम इसे हम कह सकते इफ वाले हिस्से में हमने ये स्टाइल अपनाना, ठीक। लेकिन इसके आगे जो है तो मैं बता दूंगा, इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसमें क्या होगा, उसमें भी थोड़ा सा आपको पता होना कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें वही एक्टिव और पैसिव को जेल में रख के हमने चलना है। और इसमें हमने स्टाइल जो है वो फ्यूचर के रखना है, तो मैं बता दूंगा इसको, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट आप सब जानते हैं उसी स्टाइल से। तो स्टार्ट कैसे होगा, पहले अगर एक्टिव सब्जेक्ट वही प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसे ही होगा ना, अगर एक्टिव he will, I'll tell, तो अगर पैसिव है तो फिर पहले ऑब्जेक्ट होगा
तो फिर वही बच्चों वाली बात है, वेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, बस आपने ग्रामर में ये ख्याल रखना कि ये जो उसने दिया हुआ उसमें ये समझ आनी चाहिए कि ये हिस्सा एक्टिव है, ये एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, उस हिसाब से आपने उसको लेके चलना। ठीक है, मतलब इसमें चार ही मुमकिन सूरतें हैं कि पहला हिस्सा एक्टिव है, दूसरा भी एक्टिव है, ए भी। यही है कि पहला हिस्सा पैसिव है, दूसरा भी पैसिव, टी भी। ये तीसरी है कि पहला हिस्सा एक्टिव है, दूसरा पैसिव है। चौथी है कि पहला पैसिव है और दूसरा एक्टिव। ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो उसमें रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अपना ख्याल ये रखना है, एक वाले हिस्से में हमने लगाना पहले डेफिनेट है उसकी वॉइस के साथ, और दूसरे हिस्से में हमने मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज ये सब करें। क्लियर? अब जो इमेजिनरी कंडीशन है इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब इसके भी समझे दो हिस्से हैं, एक इसका एक वाला हिस्सा है। अब इसका थीम क्या है, इमेजिनरी कंडीशन होती क्या है कि एक चीज हो नहीं सकती, एक चीज हो नहीं सकती। आप उसको इमेजिन तो कर रहे हैं, लेकिन दैट थिंग इज प्रैक्टिकली हम कहते हैं हो नहीं सकता। फर्स्ट क्या कहते हैं, अगर मैं लड़की हूँ, अगर मैं अपने फादर की जगह हूँ, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। तो इमेजिनरी कंडीशन में इस वाले हिस्से में एक पॉइंट जो समझने वाला वो ये है, इसमें एक्टिव पैसिव का चक्कर नहीं है। उसकी वजह कि इसमें इस क्लॉज में कैफियत चलती है, स्टेट चलती है, ठीक, एक्शन है ही नहीं। बस क्या कहते हैं, अगर मैं अपने फादर की जगह हूँ, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं सराब वजीर हूँ, थिंग लाइक दैट, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे इफ, फिर सामने, और आप बचपन से पढ़ रहे उसके अगर हम लगाते हैं वर्ड। ये एक निशानी होती है कि हम इमेजिन कर रहे हैं। अब इसमें पीछे ही है, ये शी है, ये इट है, हाँ, ये वी है, जो कुछ भी लगाना हमने वर्ड। ये क्लियर कट साइन ऑफ थिंग कंडीशन इमेजिनरी। और जो है इसमें जो मैं ये कह रहा हूँ, इफ वाले हिस्से में एक्टिव पैसिव का चक्कर नहीं है। और जो उसका दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में जैसे आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा, इसमें एक्टिव पैसिव का चक्कर होगा क्योंकि इसमें एक्शन होता है। फर्ज क्या आप कहते हैं कि अगर मैं अपने फादर की जगह हूँ, ठीक है, तो मैं ये काम ना करूँ, पहला हिस्सा कैफियत है, दूसरा एक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉज में ए बी में क्या होगा जी, पहले होगा टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट, फिर वर्ब, स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रख लें, और फर्स्ट फॉर्म अगर ये एक्टिव है, और पैसिव वॉइस है फिर ऑब्जेक्ट, उसके आगे वर्ब प्लस बी, और जाहिर है पैसिव में आपको पता है थर्ड फॉर्म तो होती है। ये थोड़ी सी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर थोड़ा सा यूज टू होंगे। ठीक, असल में एक जुमला बनाता हूँ, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं उसे माफ कर दूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगा, इफ आई वर यू, आई वुड स्पेयर या फॉरगेट। समझ रही बात, इसमें फर्ज कर रहे हैं और इसमें ये चूंकि इसमें देखें अगर गौर करें, इसमें ये फर्ज कर रहा है और इसमें आगे एक्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने एक्टिव का स्ट्रक्चर लगाया। एक्टिव का स्ट्रक्चर लगाया कौन सा वाला, ये। अगर पैसिव हो तो पैसिव को लगा देंगे। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप फर्ज किया, ये भी हो सकता है ना, फर्ज किया अगर मैं आपकी जगह, फर्ज किया वो आपकी जगह हो तो उसे माफ कर दिया जाए। अब इसमें थोड़ा आपने समझना है, इफ ही वर यू तो उसे माफ कर दिया जाए, बात सारी उस चीज पर जोर है, तो हम कहेंगे ही वुड बी स्पेयर्ड, ही वुड बी फॉरगिवन। थोड़ा सा वॉइस को जेल में लेके चलने, आगे भी ऐसा मसला है, ठीक होगी। अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है, अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या है, नाम से जाहिर है, इसको अक्सर लोग मिक्स करते हैं इमेजिनरी के साथ। ठीक, अनफुलफिल्ड कंडीशन से मुराद क्या है, एक इसका ताल्लुक किससे होता है, इसका ताल्लुक हमेशा माजी से होता है। अब इसमें को मिक्स नहीं करना उसके साथ इमेजिनरी। इसमें ये कि एक चीज मुमकिन थी, हुई नहीं। इमेजिनरी में ये कि एक चीज मुमकिन है नहीं, ठीक है, इसमें एक चीज मुमकिन थी, हुई नहीं। अब इसमें भी वही आपके ذہن में कॉन्सेप्ट तो है ये, इसका ताल्लुक आमतौर था, अगर फलां चीज होती तो फलां होता। बचपन से अगर घटिया सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। ठीक, इस तरह के जुमले होंगे। इसका हल्का सा हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, इफ क्लॉज, तो स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। और एक्टिव पैसिव को ذہن में रखना है। इफ क्लॉज में अगर वो ए भी है, हम क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं इफ प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड, एक्टिव में भी थर्ड, ठीक हो गई। मतलब इसमें किस तरह का उसने फर्ज किया, अगर वो आता इनको नहीं आया तो मैं उसे बता देता। बात समझ आ रही? अनफुलफिल्ड डिस्प्ले कहते हैं कि एक चीज हो सकती थी, हुई नहीं, ठीक है। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 कंडीशन, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आप कॉन्सेप्ट को लेके चले बस, ठीक। इफ वाले हिस्से में ये हम लगाएंगे इफ प्लस आर्टिकल हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव हो तो आप कर सकते हैं, क्या होगा इफ वाले हिस्से में इफ, फिर पैसिव में अब सब्जेक्ट नहीं आएगा, जरा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन साथ थर्ड में, ये स्ट्रक्चर मान लो, ठीक। जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज, ये इस क्लॉज है असल में ये डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप होती है, ठीक, इसको कंफ्यूज नहीं होना इससे। इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज जो है उसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर वो आता फिर कि ये थी ये वाली क्लॉज इफ, तो ये दूसरी है, मैं उसे बता देता कि ये आपकी इंडिपेंडेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा आप देख लो। अगर ए भी है तो फिर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ड हैव होगा और साथ उसके थर्ड फॉर्म, ठीक हो, ये आपने ध्यान रखना। और अगर ये पैसिव बन रहा है, पैसिव से मुराद है कि वो चीज एक्शन पे सारा स्ट्रेस है, करने वाले पे नहीं, तो फिर उसमें पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ही बन जाता है ना, फिर उसके आगे वुड हैव के बजाय जो है वुड हैव बीन हो, कॉमन सेंस की बात। तो पैसिव में थर्ड फॉर्म तो होती है, ठीक। तो फर्स्ट क्या हम इसका सिंपल सा तर्जुमा करें, अगर वो आता तो मैं उसे बता देता, हम कहते हैं ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, तो इसका सिंपल सा तर्जुमा क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, तो क्या इंग्लिश बनेगी, इफ ही हैड कम, ओके, आई वुड, एक्टिव का स्ट्रक्चर बन रहा है, वुड हैव टोल्ड, है समझ आ रही बात। एक्टिव में ये स्ट्रक्चर लगेगा। अगर पैसिव में थोड़ा सा ख्याल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें काम करने वाला नहीं बल्कि चीज पे स्ट्रेस है। फर्स्ट क्या कहते हैं, अगर उसमें ये नहीं होना कि इसमें पैसिव को लोग कहते हैं बड़े ही अजीब चीज है, हालांकि सिर्फ जो उसमें थोड़ा सा ध्यान से ये कि चीज पे जोर है या करने वाले पे जोर है। फर्स्ट क्या कहते हैं, अगर मुझे बता दिया जाता, अगर उसे बता दिया जाता, अगर उन्हें बता दिया जाता, ये सारे पैसिव, ठीक। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, अगर मुझे बता दिया जाता तो उन्हें बता दिया जाता, उन्हें बता दिया जाता। अब थोड़ा और करें, ये भी पैसिव है, इसमें यू डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे, तो उन्हें बता दिया जाता, ये भी पैसिव है। जिसमें अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे तो आपने पैसिव का स्ट्रक्चर लेना है, देख लें ये वाला कहेंगे शुरू, इफ शाबाश, आगे आई हैड बीन, देख रहे हो ना, इन्फॉर्म, और इसमें से पेपर मैंने जैसे अर्ज किया काफी पूछते हैं, इफ आई हैड बीन इन्फॉर्म, अगले हिस्से में तो उन्हें भी बता दिया जाता, क्या होगा, दे पैसिव का स्ट्रक्चर देख, ये वाला किधर जी, दे वुड हैव बीन इन्फॉर्म। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसमें ये भी पैसिव है, ये वाला भी पैसिव और ये वाला भी पैसिव। अब पेपर में अक्सर जो गलती देखने में आती है वो ये करते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर यही लगाया होता है लेकिन उसको मिक्स कर देते हैं। अक्सर लिखा होता है इफ आई वुड हैव बीन इन्फॉर्म, इस तरह की बहुत सी गलती आ जाती है। तो स्टूडेंट समझते हैं वुड हैव भी है, बीन भी है, ठीक है, हालांकि ये गलत है। वी आर नॉट सपोज टू यूज, हमने इफ वाले हिस्से में, इफ क्लॉज में हमने वुड हैव नहीं लगाना, ये हमने मेन क्लॉज में लगाना, इस बात पर थोड़ा सा ठीक। एक वाले हिस्से में थोड़ा सा इसमें हमने ये अक्सर गलती, बाकी रूल्स तो हैं ही लेकिन इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें जी। हम ग्रामर को लेकर चल रहे हो, ग्रामर का हमने, ग्रामर में आप जानते हो कि 4-5 पार्ट्स, एक पार्ट में उन्होंने कुछ मुख्तलिफ चीजें दी हुई थी, उनका हमने कंडीशनल सेंटेंसेस थे, क्लॉजेस थे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला एक सेक्शन है, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये कहने को एक सेक्शन है, हालांकि बात तो सिर्फ एक रूल की है,
اس میں کوئی ایسی لمبی جوڑی سائنس نہیں ہے. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو بات کہتے ہیں سبجیکٹ ورب کنکارڈ. کنکارڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی، جب چیزوں میں بیلنس ہو. ٹھیک، تو یہ میرا خیال اکثر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. اس سے متعلقہ کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ بڑے آرام سے پکڑ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہونا کہ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں، ورب کسے کہتے ہیں. اور ایگریمنٹ سے مراد ہے کہ جیسا سبجیکٹ ہے ورب شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دیٹ. ٹھیک، مثلاً فرض کر میں کہتا ہوں مائی اسٹوڈنٹس رائٹ آر کمنگ. فرض کریں یہ لکھا مائی اسٹوڈنٹس آر کمنگ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبجیکٹ، ہم کہتے ہیں سبجیکٹ جو ہے جمع ہے. کنکارڈ سے مراد ہے اگر یہ جمع ہے تو ورب بھی اس کے ساتھ میں جمع لگا ضرور ملنا، اور آگے جو کچھ بھی مائی اسٹوڈنٹس آر کمنگ. بڑی سمپل سی چیز ہے. اس میں کوئی فرض کیا میں کہتا ہوں جی شی از ڈیسنٹ. اب اس میں بعض کو تھوڑا سا جملہ آپ کو لمبا بھی دے سکتے ہیں لیکن بیسک کانسیپٹ وہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ سبجیکٹ آپ کا کیا ہے، سنگولر ہے، واحد ہے. تو اس لیے کنکارڈ کے حساب سے ہم نے اس میں کیا مسئلہ. ٹھیک، سبجیکٹ اگریمنٹ از سبجیکٹ آف کنکارڈ. یہ کہتا ہے یور ورب شوڈ بی اکارڈنگ ٹو یور سبجیکٹ. ٹھیک، اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اکثر ہوتا ہے، اس ٹائپ کے جملے زیادہ آ جاتے ہیں. سمپل سا ہو گیا جمع ہے تو ہم نے جمع لگا دی، واحد ہے تو واحد لگا دی. اٹس ویری کلیئر. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے. فرض کے میں کہتا ہوں دا نیو گروپ آف girls. The new group of girls have come. اب اس میں اگر تھوڑا غور کریں اس میں کیا پیٹرن بن رہا ہے. اس میں بظاہر ہی جمع لگ رہا ہے لیکن تھوڑا غور کریں the new group of girls یہ سارا ایک یونٹ بن رہا ہے. یہ کیا ہے، یونٹ. اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، لڑکیوں کا نیا گروپ. اس طرح کی بات کو پوچھ لیتے ہیں تو بظاہر جمع ہے لیکن غور کرنا پڑے ہے تو واحد. لڑکیوں میں ہم زور ڈال رہے ہیں اس پر گروپ پر، لڑکیوں پہ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کا اگریمنٹ کریں گے تو اس کا آنسر یہ بنے the new group of girls has come. ٹھیک ہو گیا. فرض کیا میں کہتا ہوں یہ مطلب بظاہر ایک بات کو ایک چیز مثبت لگتی ہے، پلورل لگتی ہوتی. اس میں دیکھیں اس طرح کے جملے جب بھی آتے ہیں اسٹوڈنٹ اکثر اس کو بڑی گڑبڑ کر کے آتے ہیں. فرض کیا میں کہتا ہوں the new methodology was فرض کیا ورک کیا ہوگا ڈاکٹر. تو اس میں تو ظاہر ہے بات ہی سنگولر، اس لیے ہم کہتے ہیں ظاہر اس کے آگے تو اگریمنٹ بھی بہت ہی لگے. جو اس طرح کے جملے آتے ہیں اس میں بظاہر ایک لگے جمع لیکن اصل میں وہ چیز سنگولر ٹچ. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم اکثر کہتے ہیں آئی نیڈ 5 روپیز. اس میں مجھے 5 روپے چاہیے. یہ ٹھیک ہے لیکن اسی بات کو اگر میں تھوڑا سا کہوں، اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آئی نیڈ، مجھے 5 روپے کا نوٹ چاہیے. 5 روپی نو. آپ دیکھیں 5 روپی نوٹ جو ہے روپے 5 سے لیکن ہم اسٹریس ڈال دیں اس کو یونٹ پہ. تو ہم کہتے ہیں یہ سنگل، یہ سنگولر. بات سمجھ آ رہی ہے. تو اگر سنگولر کا فرض کیا پوچھتے ہیں جی کہ مطلب 5 miles is a long distance. اب دیکھیں 5 miles پہ دیکھیے اگر جمع کا ٹائپ پھر آ رہا ہے گا. اور اگر یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں 5 میل جو ہے اس میں ایک لمبا فاصلہ ہے. اب اس میں تھوڑا سا اس کو بی اینگل سے لے سکتے ہیں کہ 5 میل جو ہے ایک لمبا فاصلہ، اگرچہ جمع بن رہا ہے لیکن اسٹریس ہم اسی پہ ڈالنے کو لمبا فاصلہ ہے. لیکن فرض کی یہ چیز یوں ہو کہ 5 مائل ڈسٹینس، 5 میل کا فاصلہ، ٹھیک ہے، از اے لانگ ڈسٹینس. تو اس میں تو 100% یعنی 5 میل کا فاصلہ جو ہے یہ یونٹ بن رہا ہے. تو اس میں تو ہم کہیں گے یہ کیا ایزی ہے. اب سبجیکٹ ورب اگریمنٹ سے ملتی جلتی ہوئی چیز اکثر آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جیسے
बचपन से आप पढ़ रहे हैं, आइदर और नाइदर नॉट, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। इन सब का इस्तेमाल आप जानते ही नहीं, आइदर और नाइदर नॉट, ठीक है, जानते हैं कि या ये या वो, और इसका हो गया ना ये ना वो। अब इसमें अग्रीमेंट की वजह से भी बात करूंगा। ये आमतौर पर सबको पता है पॉजिटिव जुमला होते हैं और टू होते हैं, यानी कि पर्सन या थिंग्स, ठीक। इसमें जुमला नेगेटिव होगा और टू होंगे पर्सन या थिंग्स। अब अग्रीमेंट के हवाले से आप अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखते हैं। हमारे बाप से पूछते हैं, मैं कहता हूँ नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज आर willing, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा इसमें अगर गौर करें, इसमें दो सब्जेक्ट्स आ गए, ये फर्स्ट सब्जेक्ट और ये सेकंड सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट। इसमें बस ख्याल रखना है, इस तरह का कोई भी जुमला है तो आपने यू हैव टू गो फॉर सेकंड सब्जेक्ट। इसमें हमारा मयार सेकंड सब्जेक्ट है, एग्रीमेंट जब भी करेंगे तो इसके साथ अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका जमा में है तो उसके साथ आर हो। अगर आप इसको थोड़ा गहराई में जाके बात करें, जिससे मुझे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इससे मुराद ये कुर्बत का रूल, यानी कि वो चीज जो कि, यानी वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट की कुर्बत में है, उसको हमने मयार बनाना, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है। अगर दोनों हिस्से सिंगुलर में है तो फिर झगड़े ही कोई नहीं, नाइदर ही नॉर शी इज विलिंग। लेकिन फर्स्ट के ये मैंने लिखा नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, इसी को अगर थोड़ा डाल देता मैं क्या कहता हूँ, नाइदर हिज फ्रेंड्स, ये गलती अक्सर देखने में आई है, नॉर ही, ये इज आर विलिंग। अब आप बताएं, अब इसमें हम कहते हैं ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ये फर्स्ट और ये यहाँ पे ही सेकंड, तो वी हैव टू गो फॉर द सेकंड। सेकंड टू के हमारा मयार है, हम कहते हैं ये सिंगुलर है, इसलिए हम इससे मैच करेंगे, तो हमारा आंसर होगा नाइदर हिज फ्रेंड नॉर ही इज वर्किंग। तो ये सब्जेक्ट पर कंकॉर्ड में जब भी सवाल पूछता है तो सिंपल सा होता है, आप देखने अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर लगाना, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाना है। थोड़ा सा ये ज़हन में रख लें कि बजाय अगर प्लूरल है तो असल में और मतलब जो है असल में सिंगुलर बन रहा है, तो उस हिसाब यूनिट अगर बन रहा है तो उसको सिंगुलर समझ। और ये इस टाइप के आइदर और नाइदर नॉर, इस टाइप की चीजें, इनमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को मयार बनाए। अगर दोनों हिस्से सिंगुलर में तो झगड़ा ही कोई नहीं, अगर दोनों प्लूरल में है तो फिर आपने देखना है कि सेकंड कौन सा। तो ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि कभी तुक्का लग जाता कभी नहीं लगता। तो ये था हमारा जी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, थैंक यू।